So that is differences between metals and non-metals. Elements which have a strong tendency to lose electron to form cation and have electropositive characters are called metals. So difference क्या है? So metals have tendency to lose electron easily, while non metals have tendency to gain electron easily. ऐसी बात है. मेटल्स फॉर्म, जो मेटल्स होते हैं, फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, while non-metals form acidic oxides. ये चीज़ तो आपको पूरी तरीके से समझा दी गई है ना कि Na2O कैसे बेसिक है और CO2 कैसे एसिडिक है. बोलो. अच्छा, नाउ मेटल एंड नॉन मेटल के बेसिस में केमिकल डिफरेंस हम देखेंगे. सो केमिकल डिफरेंसेस हम फिज़िकल इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि फिज़िकल तो आप लिख सकती हो कि इसमें लश्चर होता है, ये मेलिएबल होता है, ये डक्टाइल होता है, ये सोनोरस होता है. इसके अलावा मेटल ग्रे और सिल्वर कलर के होते हैं, जबकि नॉन मेटल बहुत सारे कलर के होते हैं. वो येलो है, जैसे सल्फ़र येलो है, फास्फोरस रेड है, तो कार्बन ब्लैक है. तो अलग अलग गैसेस अलग अलग कलर की हैं, तो उनके अलग अलग कलर्स होते हैं. इसके अलावा भी नाइन्थ में न जाने कितनी मेटल्स और नॉन मेटल्स की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मेटल में थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, नॉन मेटल में ये सब चीज़ें नहीं होती. ये सब पढ़ा है कि नहीं? सो वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग द डिफरेंसेस ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें जानना है. फर्स्ट इज़ अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. So metals and non-metals, they have less than 4 valence electron, have more 4 or more than 4 valence electron. इसमें 4 भी हो सकते हैं, तो 4 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसके अलावा और क्या डिफरेंस है कि फॉर्म कैटायंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस. तो फॉर्म एनाइंस. सो जैसे Na है तो रिएक्शन में ये Na प्लस बना देगा, और जबकि Cl है तो किसी भी रिएक्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा, या हाफ Cl2 कर दो. तो इनको अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो Cl माइनस बना देते हैं. ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एक्शंस. मेटल can donate electron easily and can reduce oxidation number to the species with which they react.
number of the species which is reacting with them. Hence, इसलिए ये क्या हुए बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताइए। सो ये करते हैं, नॉन मेटल कैन टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्पीसीज with which they react, and increase oxidation number of other species, hence are called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेटल एंड नॉन मेटल का ये है कि अगर Na प्लस Cl2 तो NaCl, तो यहाँ पर ये स्पीसीज क्या हो रही है, रिडक्शन। तो इसलिए ये कैसा एजेंट हुआ, और यहाँ देखो Na प्लस Cl2, ये स्पीसीज क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ये कैसा एजेंट हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये कैसा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कि नहीं। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो क्या होता है कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ये क्या होते हैं, दे ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन कंपाउंड्स, these are discharged at cathode, that is positive electrode। जैसे NaCl, तो ये लिक्विड में ले लें, मोल्टन है, और अगर इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो यहाँ पर Na भी मिलेगा और Cl2 गैस भी मिलेगी, लेकिन ये एट कैथोड मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा, जबकि ये क्या होता है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर कंपाउंड्स either molten or aqueous state, these get collected, डिपॉजिट क्या होंगे, कलेक्टेड एट एनोड। सो एनोड पर होते हैं। जैसे कि अगर हम एक्वियस सोल्यूशन ले लें किसी का, या NaCl ही ले लो, तो NaCl का ही केस ले लो, मोल्टन है और लिक्विड स्टेट में, और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दी गई, तो Na और प्लस Cl2 का हाफ, तो वो कहाँ पर होगा, एट, इट इज़ कलेक्टेड, कहाँ पे कलेक्ट होगा, एट, चूँकि एनाइन है तो एनोड पर होगा कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है
कि अगर मोल्टन ले लिया जाए तो दिस इज प्लस और दिस इज माइनस, सो Na+ उधर चला जाएगा और Cl- इधर चला जाएगा। तो इसको कहते हैं कि एट कैथोड, सो Na+ और प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इससे सोडियम मेटल इकट्ठा हो जाएगा। और इसी चीज़ में एट एनोड क्या होगा, सो जो Cl- है वही हाफ Cl2 गैस बना देगा। हाफ Cl2 आधा मोल है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, ये चीज़ बताइए। सो इट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। और जहाँ ये इकट्ठा हो रहा है, जहाँ एनाइन जाए उसे एनोड कहते हैं, जहाँ कैटाइन जाए उसे क्या कहते हैं, कैथोड। ए पहले आता है तो एनोड पहले दिखाया जाता है, सी बाद में आता है तो कैथोड बाद में दिखाया जाता है। अब देखो कि नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड। सो इनका मेटल और नॉन मेटल में नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो इनका जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है मेटल का, दैट इज बेसिक। ठीक है, देयर कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स आर आल्सो बेसिक। ऐसा क्यों है बताओ, एंड bicarbonates are also basic. Nature of oxide is acidic। तो इस तरीके से है, कार्बोनेट और वो सब तो इसमें बनता नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल का नॉन मेटल से क्या रिएक्शन होगा। सो Na2O, अगर इसमें वाटर मिला दिया जाए तो क्या होगा बताओ, क्या 2NaOH बन जाएगा। तो NaOH ये बिल्कुल बन गया है। और जबकि CO2 में वाटर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, क्या H2CO3। हमने ये बात कही है कि Na2CO3 ये बेसिक क्यों है, क्यों ये HCl से रिएक्ट कर रहा है। 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, 10th में तो पढ़ा होगा ना ये बात कि मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक, क्योंकि एसिड से रिएक्ट करते हैं। बोलो, ये खुद किससे बना है, क्या ये NaOH और साथ में H2CO3 से बना है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट कैसे होते हैं, क्या इससे बनने वाले बेसिक होते हैं। क्यों बेसिक होते हैं, क्योंकि अगर Na2CO3 को तोड़ दिया पानी में डाल के, तो क्या पानी में डालने पर ये Na+ बन जाएगा और CO3- आयन बन जाएगा, और साथ में वाटर में H+ और OH आयन पहले से ही मौजूद होते हैं, थोड़े तो रहते ही हैं। लेकिन ये कहेगा नहीं नहीं, हमको तो हमारे हाइड्रोजन चाहिए, मेरी टेंडेंसी तो कभी टूटने की थी ही नहीं, ये तो जुड़ने को तैयार नहीं है। तो अब इसको दूसरा मिल गया, कह रहा तुम जुड़ जाओ हमसे, ये तो जुड़ ही नहीं रहा है, कह रहा है हम तो कंफर्टेबल हैं कैटायन में, और मैं कभी टूटना चाहता ही नहीं था, क्योंकि मैं वीक एसिड हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट हूँ, तो जल्दी से तुम मुझसे जुड़ जाओ, हम 1,00,000 में एक टूटते हैं। तो ये तुरंत जुड़ जाएगा, कहेगा ठीक है हम जुड़ जाते हैं, साथ में 2Na+ और प्लस OH आयन। तो बताओ सोल्यूशन कैसा रह गया, क्या ये बेसिक रह गया। क्या यही हालत NaHCO3 की भी है, कि जैसे ही इसमें पानी डाला, क्योंकि ये बना किससे है, क्या ये NaOH और प्लस HCO3- से बना है, यानी ये कह सकते हैं H2CO3 से बना है।
तो क्या ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है? तो इस वजह से अगर इसमें पानी डाला जाता है तो ये Na में टूट जाता है और HCO3 में टूट जाता है, और साथ में वाटर में तो H प्लस और OH होते ही हैं 10⁻⁻7 मोल दोनों के। लेकिन ये बोलेगा नहीं, हमको तो जुड़ना था और हम अकेले नहीं रह सकते, हम वीक एसिड हैं। तो सोल्यूशन में Na प्लस और OH माइन तो ये कंफर्टेबल है क्योंकि Na लेगा नहीं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन H2CO3 तो कंबाइंड स्टेट में रहेगा ना, तो ये कैसा सोल्यूशन हुआ? बोलो, बात समझ में आ गई पूरी? बताइए। तो आगे की बात करें अब, कि ये तो हमने मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बता दिए, कार्बोनेट्स बता दिए। नेचर ऑफ क्लोराइड्स की बात देखो कि इसके अलावा इसके एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस कि ZnO एंड Al2O3, ठीक है, Al2O3 एंड PbO, दीज आर ये कैसे हैं? एम्फोटेरिक। PbO और साथ में SnO भी है, आर एम्फोटेरिक। और इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? कि H2O, CO, NO2, N2, ये NO2 तो नहीं है, N और N2 और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे क्या हैं? दीज आर न्यूट्रल। तो ये एक्सेप्शन हो गए। नेचर ऑफ क्लोराइड, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेचर ऑफ क्लोराइड्स कैसे हैं? दीज आर इलेक्ट्रोवैलेंट इन नेचर। दीज आर इलेक्ट्रोवैलेंट इन नेचर, यानी कि अगर ये पानी में जाएं तो Na प्लस और एक्वियस सोल्यूशन ये गेट आयोनाइज इन aqueous solution, they get ionized। जैसे कि MgCl2, तो अगर इसमें वाटर डाल दिया जाए तो Mg2 प्लस एक्वियस में ये रहेगा और प्लस 2Cl माइनस एक्वियस में रहेगा। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। और मेटेलिक क्लोराइड्स जनरली नॉन वोलाटाइल है। क्या NaCl रख दोगे तो क्या उड़ जाएगा हवा में? कि वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल? नहीं उड़ेगा ना, वाष्पीकृत हो जाएगा क्या? नहीं होगा, वोलाटाइल नहीं है, वेपराइज नहीं होगा। नॉन मेटल क्लोराइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। नॉन मेटल क्लोराइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, सो इसलिए दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट electricity in molten state। फॉर एग्जाम्पल NaCl, एक यहाँ पर देखा जाए तो NaCl मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा तो हमने 10th में पढ़ा है। इन मोल्टन 1470 केल्विन पर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड PCl5 पेंटाक्लोराइड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो ऐसा भी है। सो their chlorides are generally crystalline and non-volatile। Chlorides are generally
क्रिस्टलाइन एंड नॉन वोलाटाइल। तो जो क्रिस्टलाइन होता है क्या उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। देयर क्लोराइड्स आर कोवैलेंट। जैसे आयोडीन को देखा है कैसे वेपर उड़ती रहती है, बोलो बोलो, देखा है ना। तो कोवैलेंट अगर सॉलिड्स हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे CO2 ड्राई आइस है तो उसमें क्या है, वो तो पानी में डालते ही सब उड़ जाता है। सो देयर क्लोराइड्स आर कोवैलेंट सॉलिड्स। नेटवर्क तो होता नहीं कैटायन एनायन का। सॉलिड्स एंड वोलाटाइल, हवा में उड़ता भी रहेगा इसका जो क्लोराइड है। PCl3 PCl5 की वेपर उड़ती रहेंगी। एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जब उसने PCl3 बना लिया तो वह दूसरे से क्यों वो करेगा रिएक्शन, PCl3, और फिर उनके बीच में वांडर वाल फोर्स होगा ना, वीक मॉलिकुलर फोर्सेस, बोलो। कोई टर्म न समझ में आए तो पूछ लिया करो। हम पहले बताते हैं लेकिन ऐसा होता है ना कई बार बहुत पहले बताया है तो नहीं पता चल पाता है। तो नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। सो मेटल इन जनरल, पहली बात तो है इन जनरल डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। However, in case some active metals, if react, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, फॉर्म अनस्टेबल हाइड्राइड्स, यानी वो बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, इनकी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। जबकि नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल मोस्टली रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म हाइड्राइड्स। और ये हाइड्राइड्स बनाते हैं तो रिएक्ट भी करते हैं और हाइड्राइड्स बनाते भी हैं। CH4, ऐसे ही आगे चलने पर HCl, NH3, H2O, बहुत सारे हैं जो बनाते ही हैं। PH3 ऐसे बनाते हैं, H2S ये सब बनाते हैं। एंड ये these are stable, these are stable, ये स्टेबल भी होते हैं। एसिड के साथ इनका एक्शन कैसा होता है कि एक्शन विद एसिड, सो एसिड के साथ ये जब रिएक्ट करते हैं, सो मेटल जनरली डिसॉल्व इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। मेटल जनरली डिसॉल्व इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, जैसे कि Zn और प्लस HCl अगर सलूशन लो पानी डालकर डाइल्यूट, तो फिर क्या होगा, क्या ZnCl2 बना देगा और हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा। ये तो हम लोगों ने देखा था कि मेटल रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं। जबकि नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट, नॉन मेटल generally do not react with mineral acid। तो अगर मान लें इनमें हो तो फिर ये रिएक्ट नहीं करेंगे मिनरल एसिड से, कि बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं भी करेंगे, कुछ कर भी लेंगे। जैसे ब्रोमीन है और अगर उसमें HNO3 डाल दिया जाए तो इनमें रिएक्शन नहीं होगी कि HBr बना दे, कुछ नहीं होगा। तो कहीं कहीं में नहीं होता, कहीं कहीं पे जैसे फ्लोरीन है और HCl है
तो वो एक्टिविटी सीरीज़ के केस में हो जाता है, ये HF बना लेगा, लेकिन और फिर क्या होगा कि Cl2 निकल जाएगा। कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन वो है बेस्ड ऑन एंथैल्पी कि क्या हीट रिलीज होगी या नहीं होगी, बट जनरली रिएक्ट नहीं करता। नाउ दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज, हाउएवर फिजिकल प्रॉपर्टीज में बंच में लिख देते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या अंतर है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स हैव luster, sonorous, ringing sound, malleable, ductile, ठीक है, good conductor of heat and electricity, generally silver और ग्रे इन कलर। जबकि इसके अलावा नॉन मेटल्स क्या हैं, आर फ्रेजाइल, ब्रिटल, ठीक है, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, मोस्टली gases have low melting point and density, bad conductor of electricity and heat, non sonorous, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनमें होती हैं कि कलर्ड होते हैं, हैव हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज बियर लोड। इनमें ये क्षमता रखते हैं कि इनमें लोड लटकाया जा सके, ठीक है। ये गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है एंड जनरली सॉलिड। सो द टोटल ऑल एलिमेंट्स जितने भी हैं 118 91 मेटल हैं। एमंग 118 एलिमेंट्स जो भी हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं, 91 प्लस आर मेटल्स। प्लस लिखा है क्योंकि बहुत की केमिस्ट्री हमें पता नहीं है, ठीक है। सो वेरी लेस ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, वेरी लेस ऑफ द नोन एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है पूरा लिख के आना। यूज द पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पूछ रहा है कि आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। सो लेट अस आंसर कि आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सबसेल। बताओ जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट सबशेल में, सेल में नहीं सबशेल में। बोलो। कौन सा बताया?
हाँ, क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी बता सकती हो, मैं फ्लोरीन लिख देता हूँ 2p5 क्योंकि इसका छोटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सेकंड बताओ, आइडेंटिफाई एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम, ठीक है। सो 1s2 2s2 2p6 2s2 can lose 2 electron from 3s subshell, has 5 electron in subshell 2p. Identify element that would tend to gain 2 electrons. One s2 2 s2 2p4 can accept 2 electrons in 2p subshell. Identify the group having metal, non-metal, liquid as well as gas at room temperature. ऐसा कोई ग्रुप है आपकी जानकारी में जिसमें मेटल भी आता हो, नॉन मेटल भी आता हो? ऐसा कोई है? ऐसा तो कोई पी ब्लॉक का ही होगा, मेटल भी आ जाए नॉन मेटल भी आ जाए। जैसे हमारे पास बहुत सारे हैं, बाल, गाइन, टीएल, इसमें क्या चारों आ सकते हैं कि नहीं? कि नहीं आ सकते हैं? द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल और लिक्विड एज वेल एज गैस सब आने चाहिए। है अलग अलग कह रहा है। मेटल एक मिनट, द आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस। इसका मतलब क्या हुआ? द ग्रुप हैविंग मेटल, ग्रुप लिक्विड एज वेल एज गैस, which has metal, non-metal, liquid as well gas as well. ग्रुप 1, ग्रुप 1 में भी कहाँ है? H2 गैस है, ऐसा है नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये मेंडेलीव की सारणी के हिसाब से है। ग्रुप 1 कंटेन्स, ऐसा होना नहीं चाहिए। H2 ग्रुप 1 में कहाँ हाइड्रोजन है क्या? H2 गैस, लिथियम, ये चीज़ गलत है। वो कैसा लिख रही बट ये गलत है, क्वेश्चन गलत है। लीना के ये है, रब, ये सब क्या हैं? ये मेटल्स हैं। और सीजियम ये मेटल एट लिक्विड स्टेट है, मेटल एट लिक्विड स्टेट। और अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो ये नॉन मेटल है, यानी है तो बात सारी, लेकिन ये ग्रुप नहीं है क्योंकि उसमें H2 आता नहीं है। तो ये है, इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए। तो ये अधूरी बात है, ये गलत बात है। अच्छा, अब हम अलग अलग आंसर देते हैं कि ग्रुप हैविंग मेटल्स, तो ग्रुप हैविंग मेटल्स, तो इसको अलग अलग आंसर दें। ग्रुप हैविंग मेटल्स, तो लिखो ग्रुप 1 एंड 2। जब सवाल गलत है तो उसे हम ठीक करके लिखते हैं। ग्रुप हैविंग नॉन मेटल्स, नॉन मेटल किसमें सारे बताओ? ग्रुप 18 कह सकते हैं ना। और ग्रुप हैविंग लिक्विड, जिसमें ग्रुप हैविंग लिक्विड मेटल लिखो। लिक्विड मेटल कौन सा है? मरकरी है एट रूम टेम्परेचर। तो क्या ये ग्रुप 12 है? जिंक के बाद फिर क्या होता है कि वाइजर, नबी, मौटपुर, एचपी, दाग, सीडी, फिर तीसरा क्या है? ला, हाफ, तावी, ओशिर, पटाऊ, एचजी। तो मतलब 3D 45D सीरीज है, तो ग्रुप 12 है। और लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन किस में आता है?
बोलो, बात समझ में आई? यही सब बता दिया, ठीक है ना? ये ज़्यादा सही आंसर है। सीजियम भी पाम टेम्परेचर, सीजियम और गैलियम पाम टेम्परेचर यानी 33 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड है, मरकरी 25 पर है। 3.28 देखो। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी among group 1 elements whereas group 17 elements is this. The increasing order of reactivity कह रहा है कि लिथियम से Na के Rb और Cs, जबकि इनके केस में उल्टी चल रही है रिएक्टिविटी। पूछ रहा है कारण बताओ। सो ये कहा जा सकता है कि ग्रुप 1 elements are active metals. These are also alkali metals. The reactivity of metals is determined by on basis of their tendency to lose electrons, ठीक है? So lose electron है, as these elements in group 1 have very low delta IH, which एक very low delta IH which further decreases, ठीक है? एक तो लो होती ही है और वो और डिक्रीज होती है, which further decreases down the group. So LiNAK RbCs reactivity is justified. In case of non-metal, reactivity is determined on basis of their tendency to accept electron, as group 17 elements have very high negative value of delta EGH, which increases from bottom to top in group members, which increases from bottom to top in magnitude. Among group members. So इस वजह से
कि जो रिएक्टिविटी है इज जस्टिफाइड। समझ में आ गया? बताओ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेटल में जो रिएक्टिविटी देखी जाती है वो किस बेसिस पे देखी जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से डोनेट करते हैं। तो क्या जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं? क्या उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है दूसरे ग्रुप से? बताओ। और फर्दर उनके अपने ही ग्रुप में ये नीचे और कम होती चली जाती है। तो जित लोअर इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। बोलो बात सही है? जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक नहीं होगी? बताइए। लोअर इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, हेंस दिस ऑर्डर इज जस्टिफाइड एज। क्योंकि रिएक्टिविटी इधर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किधर बढ़ रही है? इधर। तो अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इधर बढ़ रही है तो रिएक्टिविटी इधर बढ़ेगी कि नहीं? मोर इजीली ए मेटल कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, मोर रिएक्टिविटीज। जबकि इसके केस में देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड किधर बढ़ रहा है? जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना रिएक्टिव माना जाएगा कि नहीं? वैसे तो ग्रुप 17 की खुद ही सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, लेकिन विद इन द ग्रुप ये नीचे से ऊपर बढ़ती है। और इस वजह से फ्लोरीन चूँकि इलेक्ट्रॉन गेन करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करता है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व हुआ। बताएं। ठीक है, आगे की बात करो। सो पहली चीज़ हमने बता दी कि ग्रुप की ये सारी चीज़ बता दी। नाउ इसके अलावा कि जो मेटल हैं फर्दर जो एम है उसकी रिएक्शन ये देखी जाती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये दे सकता है। तो अगर वो देगा, मान लो जो एक्स है नॉन मेटल है, वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो क्या करेगा? एक भी ले सकता है, दो भी ले सकता है, तीन भी ले सकता है। तो अपने ऊपर एनी चार्ज लगा देगा कि नहीं? एन निगेटिव चार्ज। जैसे कि O है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो O2 माइनस, F ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो F माइनस, N ने क्या किया तो N 3 माइनस। और नॉन मेटल में क्या होता है कि उसे M लिखा जाता है और ये M N प्लस बनाएगा और N इलेक्ट्रॉन निकाल देगा क्या? जैसे कि आप ये देखें Na ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या Na प्लस बना लिया। और इसी तरीके से Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, और एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के ऐसा बना लिया। एक तो बात है कि हम मेटल और नॉन मेटल के केस में ऐसा देखते हैं, ये मेटल है, और ये किस में देखते हैं? नॉन मेटल को X कहा जाता है और मेटल को M से सिंबलाइज किया जाता है। दूसरी चीज़ कि सेकंड, पहली बात हमने देख ली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में। फिर हैलोजन्स हैव लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी अगर इनके बॉन्ड तोड़े जाएं तो बहुत कम एनर्जी ये रिलीज़ करते हैं, बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे X2 से 2X बना लिया, जैसे F2 को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, 2F गैस बना लो। तो इनको लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड तोड़ने में लगी हुई एनर्जी। मेरा कहने का मतलब है F और F के बीच बॉन्ड है और मैंने 2F बना लिया, तो इसमें जितनी एनर्जी लगती है उसको क्या कहते हैं? क्या बॉन्ड
डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो कि लगती तो है पॉजिटिव होगी क्योंकि लगेगी कोई भी बॉन्ड तोड़ोगे, लेकिन थोड़ी होती है। कैसी होती है? थोड़ी होती है। सो दीज आर मोर रिएक्टिव। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज क्या इनके बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं? बताओ। और जबकि O2 में डबल बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि सिंगल बॉन्ड में? अब कोई ऐसे ऐसे दो बॉन्ड बनाए पड़ा है तो उसमें ज़्यादा नहीं लगेगी, 498 लगती है। और आपको मालूम है 849 तो नाइट्रोजन में लगती है। ज़रा सोचो, 3 है एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो बताओ सिंगल बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि डबल में कि ट्रिपल में? हाँ, तो ये इनमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए इनमें लो बॉन्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो हैलोजन्स आर मोर रिएक्टिव। सो हैलोजन्स क्या होगा? पहले तो बॉन्ड तोड़ेंगे, मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूट गया, और फिर उसके बाद जब ये टूट गया तो क्या इसने जब इलेक्ट्रॉन लिया तो बहुत एनर्जी भी रिलीज की। बताओ, तो क्या ये सोने पे सुहागा हो गया? जब सोने पे सुहागा चढ़ जाता है तो उसकी चमक बढ़ जाती है कि नहीं? तो इस तरीके से इनका जो डेल्टा EGH है ये लार्ज है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और तीसरी चीज देखो, इनका हाई लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हमने आपको बता ही दिया कि नहीं? अब उतनी भी नहीं है जैसे आपके मन में आ रहा होगा। देखो इसकी जो होती है कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन फिर भी फ्लोरीन बता रहे। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर में नहीं देखा था कि उसमें -141 है, उसकी 250 थी, होती कि नहीं? 2p और 3p में आता है, बोलो। लेकिन फिर भी सिर्फ कोई रिएक्शन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर ही निर्भर नहीं करती है, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और तीसरी चीज़ तो अभी हमने बताई नहीं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। बताओ वाटर मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, फ्लोरीन में कि क्लोरीन में? किस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी? जो छोटा आइटम होगा उस पे कि जो बड़ा होगा उस पे? तो बताओ फ्लोरीन के केस में 1700 किलो जूल पर मोल रिलीज होती है, और फ्लोरीन 1200 किस्मत उसकी है, 1200 की ही रिलीज होती है। तो बताओ कौन जीतेगा अगर सब चीज़ की बात की जाए? सो हाई रिडक्शन पोटेंशियल, सो फ्लोरीन ऑल्सो हैव हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ड्यू टू इट्स स्मॉलर चार्ज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। F माइनस हैज़ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो भी रिलीज होती तो निगेटिव होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन सब के बारे में मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा, एक चैप्टर आएगा आगे थर्मोडायनेमिक्स, फिर बात होगी। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी, तो वाटर मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं। ये सब मिला के इसकी बात होती है। और इसके अलावा हाई रिडक्शन पोटेंशियल, यानी अगर फ्लोरीन कभी भी, एक और भी चीज़ है जो फ्लोरीन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है कि फ्लोरीन हैज़ हाई रिडक्शन पोटेंशियल, F2 हैज़ हाई रिडक्शन पोटेंशियल देन I2। यानी अगर ये सब कुछ किया जाए, वो टूटे फिर एक इलेक्ट्रॉन ले फिर हाइड्रेशन हो, ये तीन काम होने से रिडक्शन बनता है। यानी किसी का टूटना, 2F बनना, अब वो बन गया, फिर इसके बाद उस F का, बल्कि इसे हाफ लिख दो, हमें ज़्यादा से मतलब नहीं, 1 मोल ही लेना है, तो ये बन गया। अब ये गैस बन गया, फिर इसके बाद इसमें क्या इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो क्या वो F माइनस बन गया, और फिर इस F माइनस गैस में वाटर जुड़ा तो क्या ये F माइनस एक्वियस बन गया।
तो ये डेल्टा बॉन्ड एंथैल्पी है क्या, ये डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या, और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है क्या। और इन तीनों का सम जो है अगर किया जाए तो ये देखो, ये चीज़ इससे कटी, ये इससे कटी, और बाकी ये तो इसमें जुड़ जाएगा। और वाटर को बीच में रखो, वाटर को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वाटर तो बहुत सारे जुड़ते हैं, इस पे 6 जुड़ते हैं। तो इस तरीके से हाफ F2 और प्लस इलेक्ट्रॉन, सो क्या इससे F माइनस एक्वियस बना, और जो ये इसे हीट ऑफ रिएक्शन कहा गया क्या, जो कि इन तीनों का सम है। बताओ, न समझ में आए तो पूछ लो, फिर हम बता देंगे। और वो क्या है, मोस्ट निगेटिव कैसी होगी बताओ, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा, लेकिन उसका रीजन ये है कि इसकी लो बाउंड एंथैल्पी है और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, थोड़ी एनर्जी इसके लिए चाहिए। वैसे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिर्फ क्लोरीन से थोड़ी तो कम है, 429, उसकी 449 हुआ, 20 के कमी से क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा क्या। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी तो देखो 1700 है। अच्छा, ये जो चीज़ हो गई, इसकी वजह से क्या हुआ कि रिडक्शन पोटेंशियल पानी में डालने पर जब ये F माइनस बनाता है तो ये इलेक्ट्रोड में या वोल्ट मीटर में कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, ज़रा उसे भी तो देखें। तो इसका जो पोटेंशियल है, यानी अगर इसको देखेंगे तो ये 2.87 वोल्ट, यानी एक आप ले लो फ्लोरीन का सेल और एक ले लो हाइड्रोजन, सबको हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाता है। तो फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रोड लगाओ और एक किस में लगाओ, क्या HCl में डाइल्यूट में, और इसमें किस में लगाओगे, क्या HF डाइल्यूट में, और इनमें एक वोल्ट मीटर लगा दो। तो वोल्ट मीटर में कितना डिफ्लेक्शन देता है बताओ, इसको कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको कहते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड। और ऐसा ही नहीं, इसके अलावा इस इलेक्ट्रोड में फ्लोरीन गैस भी पास करते रहो, यहाँ से F2 गैस पास करो, और इसमें क्या पास करते रहो, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, तो इसमें क्या पास करते रहो बताओ, इसमें H2, और ये एक HCl का सलूशन है, और ये किसका, क्या HF का। ऐसा करने पर इसमें कितने का डिफ्लेक्शन आया, हर एक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन से जोड़ा जाता है, और जो उसका पोटेंशियल है वो ये देखा जाता है। तो इसमें ये बात देखी गई कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए और लिए किसने, क्या हाइड्रोजन ने लिए। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो ये बताओ फिर करंट किधर चलेगी, अपोजिट। और खैर वोल्टेज का तो अलग ही है, वोल्टेज तो हम पैरेलल में लगाएंगे। तो ये बात बताई गई, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है। लेकिन अगर आयोडीन का ऐसे कर दें तो आयोडीन के केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना होता है, तो आयोडीन के केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो होता है, बहुत थोड़ा होता है, सिर्फ 0.53 वोल्ट प्लस में होता है, यानी हाँ वो दे देता है। तो ये चीज़ आती कहाँ से है कि इसका फ्लोरीन हैज़ हाई रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इसकी रिडक्शन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है। ये आता है लिकबा सरनाका से, मग अल मन जन कर फी कड कोनी सन पी भू आई तो फे हगाग बरतो पट कल ऑफ। तो फ्लोरीन सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, आयोडीन से भी देखा जाए तो। इस वजह से इस क्वेश्चन के आंसर में ये बात दी गई है कि ये भी आप समझ लें। तो समझ में आ गई कि इसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल, बोलो बात समझ में आई। और ये बात आपको समझ में आई, रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है, इन सब से डिटरमाइन होता है। तो जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा क्या उसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नहीं होगा।
बोलो। और फिर आगे तो हम समझा ही देंगे जब ये असली चीज़ आएगी सेकंड बुक में। तो अभी तो सवाल के लिए तो समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। 3.29 देखो। 3.29 क्या कहता है? राइट द जनरल आउटर कन्फिग्रेशन ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। सो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस पी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, बताओ जनरल आउटर कन्फिग्रेशन। एन एस 1 to 2, ठीक है। पी का बताओ। वन टू, हाँ, एक्सेप्ट हीलियम, उसका कितना होता है? 1s2। डी ब्लॉक का बताओ। पहले डी का बोलना। एन 1 to 10, ठीक है। और एस भी तो बताओ। हाँ, 0 to 2, अच्छा बता रही है। ये बताओ ज़ीरो किसका होता है? इतना अच्छा तो बता दिया आपने, हमें भी बता दो, जानकारी हो जाए। अरे कहाँ क्रोमियम कॉपर में आ गई, वहाँ तो 1 होता है। ज़ीरो, ज़ीरो नहीं बताओगे तो हमें चेक करना पड़ेगा। बताया है आपने तो चेक तो करना पड़ेगा ना, नहीं मालूम है? तो हम ही आपको बता दें, हमें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन NH0 कहाँ पे जीरो है? पैलेडियम, पैलेडियम आपने बताया नहीं फिर हमें। 4d10 5s0, ठीक है। पैलेडियम का होता है 4d10 5s0। चलो एफ ब्लॉक का बताओ। अच्छा, 0 to 14 भी है, देख लेना, 0 भी होता है किसी में। और n-1d 0 to 1 और ns2, ठीक है। कोई होगा बुक में, देखना, ये चीज़ देख लेना। 0, बोलो कौन है? CS, सी कौन सा बता रही हो? CH क्या होता है नाम उसका? TH क्या चीज़ होती है? थोरियम। 0 लिखा है क्या? यही तो है 0। तो 5F0 6D2 7S2 लिखो। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। थोरियम में क्या होता है? 5F0 4D2 और 6S2। ये तो आउटर है, फिर यहाँ भी कुछ होगा, वो भी लिखना पड़ेगा। पैलेडियम में भी इधर भी कुछ होगा ही, वो हमें वो देख के लिख लेंगे नोबल गैस कौन सी है। चलो, ये तो सारी बात हो गई किसकी, कि कितना कन्फिग्रेशन है। असाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 3 अलग अलग हैं, बताओ। 3.30। तो पहला क्या है? NH2NP4 for n is equals to 3। NH2NP4 और n is equals to 3। तो बताओ इसका ग्रुप क्या है और इसका पीरियड क्या है?
16th ग्रुप्स, ये सही है। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट में ये बात कही जा रही है कि सेकंड में n-1 d2 ns2 और n इज इक्वल टू 4, बताओ। ग्रुप 4 है, पीरियड तीसरा बताओ। n-2 f7, n-1 d1 और ns2, n इज इक्वल टू 6। बताइए। 6th पीरियड। और ग्रुप, ग्रुप बताओ। हाँ सही बताया है, ग्रुप 3 है। अच्छा 3.31 बुक खुली हुई है, तो इसमें ये देख के बताओ कि कौन लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। लीस्ट रिएक्टिव, पहली बात आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से मेटल नॉन मेटल का पता चल रहा है। जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है वो नॉन मेटल है, जिसकी कम है वो मेटल है। तो अब इसमें लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा? क्या ऐसा भी है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है? बताओ। और उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई है, ना वो लेना चाहता है ना देना चाहता है। बोलो। यानी जो फिफ्थ है वो कैसा होगा? तो द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज फिफ्थ। द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज फिफ्थ। वाई? और इट इज हीलियम, ये हीलियम है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, सब हीलियम के डेटा हैं। एज इट हैज वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड पॉजिटिव डेल्टा EGH, तो इसलिए हो गया ये। सेकंड देखो, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? नॉन मेटल है तो उसको, उसकी विशेषता तो उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से नापी जाएगी। कौन सा है बताइए। सेकंड क्या पूछा गया? द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? uh, 419। so is 2, it is पोटेशियम। पोटेशियम में वो थोड़ा दूर हो जाता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अदरवाइज क्या होता है ना कि ये लिथियम पकड़े रहता है। और भी रीजंस हैं, वाटर में भी रिएक्टिविटी, रिडक्शन पोटेंशियल, कई चीज़ें देखी जाती हैं। तो पोटेशियम सब में खरा उतरता है। तो इस तरीके से KO2 भी बनाता है। मतलब आगे हम इसकी साइंस देखेंगे। तो अभी तो हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे बता दिया कि सबसे लो है, तो इसलिए ऐसा है। तीसरी चीज़ है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा हुआ? बताएं। थर्ड है, ये फ्लोरीन है। फिर देखो,
ठीक है। द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल है कोई जो लीस्ट रिएक्टिव है? हीलियम कोई होना चाहिए, और कौन सा? आयोडीन कह रहा है रिएक्टिव नॉन मेटल। वैसे तो हीलियम लिखना चाहिए, आंसर गलत है कि नॉन मेटल है। क्या नॉन मेटल को वो नहीं लेना चाहता? तो द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कि जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, तो -40 किसकी है? सिक्स्थ की है। डी क्या कहता है? द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। ओके, द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज फोर्थ। चेक करो, क्योंकि ये सब मेटल हैं, सिक्स्थ मेटल है। जब लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी तो वो क्या होगा? मेटल। नॉन मेटल की क्या क्राइटेरिया होगी? क्या उसकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी और हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी? ये मेटल है, ये नॉन मेटल है ही नहीं। और अगर ये डेटा देखो तो ये मैग्नीशियम के हैं। समझ में आया? हम लोगों ने नहीं एक बार कहा था कि 2100 होता है मैग्नीशियम में, फर्स्ट एंड सेकंड, बोलो। जबकि सोडियम में दूसरा वाला बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो भी हमने कहा था कि सोडियम में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो मेटल हुआ ना, नॉन मेटल है ही नहीं। नॉन मेटल को पहचानना पड़ेगा। तो ये है नॉन मेटल कि ये दोनों एज इट्स फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ हाई, सो इट इज़ नॉन मेटल। और ये बहुत निगेटिव है, तो ये नॉन मेटल है। लेकिन इससे तो लेस है ना, तो वो क्या हो गया? क्या आयोडीन हो गया? और ई क्या है? द मेटल विच कैन फॉर्म ए स्टेबल बाइनरी हैलाइड, जो MX2 बना सकता है, वो बताओ। कौन बना सकता है? मैग्नीशियम है। तो वो कौन है जिसकी फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम लो हो? वो कौन है इसमें? क्या सिक्स्थ है कि नहीं? फर्स्ट एंड सेकंड का और किसी का सम लो है क्या? तो दो लूज करना पड़ेगा कि नहीं उसे? द मेटल विच कैन फॉर्म ए प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हाइलाइट और फार्मूला MX, वो कौन है? प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट बना सके तो दैट इज कोवेलेंट भी बनाना है, आयनिक नहीं बनाना है। कैसा बनाना है? कोवेलेंट। तो LiCl क्या कोवेलेंट है? आई LiCl कैसा है? कोवेलेंट। जबकि NaCl कैसा है? Li बहुत छोटा है, तो वो क्या करता है कि जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन वो होता है क्लाउड, उसको खींच लेता है अपनी तरफ। जब ये पहले एक देगा कि अगर ले लो हमसे, लेकिन देने के बाद वो बीच में ले आता है, कहता है कि पोलराइज कर देता है। तो इस वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बीच में आ जाते हैं। तो LiCl में ये टेंडेंसी है, क्योंकि बहुत छोटा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, तो देने के बाद इसकी सिर्फ क्या एक ही ऑर्बिट बचती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो Li में क्या हाई पोलराइजिंग पावर है। और इस वजह से इसका जो LiCl है वो ऑयली होता है, मालूम है? कोवेलेंट है, नॉन पोलर, मतलब बिल्कुल ये बीच में ले आता है इलेक्ट्रॉन गेन को। तो इसलिए जो फर्स्ट ग्रुप है, हम 419 से ना पता लगाएं, वो तो आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, K का बनेगा। हमें तो कोवेलेंट पूछ रहा है।
तो इट इज़ ये कौन सा होगा? द मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड, इट इज लिथियम. इट फॉर्म कोवेलेंट LiCl, ये बनाता है. बात समझ में आ गई कि कैसे करता है? बताओ. लिथियम ये फर्स्ट है. ये आयोडीन को I2 लिख दो, इसे F2 लिख दो. ये फर्स्ट है. समझ में आ गई? फर्स्ट ऑप्शन बोलो हाँ या नहीं. क्योंकि हमने बताया ना आपको कि क्यों खींच लेता है. तो बीच में रहेगा, पूरी तरीके से देता नहीं है, देने के बाद खींचने लगता है, तो इसलिए ऐसा करता है. अच्छा, अभी आपके 4 क्वेश्चन, 4 भी नहीं और भी ज़्यादा हैं. अभी तो बहुत सारे हैं 32, लेकिन छोटे छोटे हैं, कोई बात नहीं. अभी हम आपकी एक क्लास लेंगे 12:15 पे, फिर इसे कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर कराएं. थैंक यू. वेलकम.